सुंदरी एक अच्छे घर की बहू थी। उसका नाम भले ही सुंदरी था, लेकिन उसका रंग बहुत काला था, जिस वजह से उसे हर रोज किसी न किसी से ताने सुनने ही पड़ते थे। करवा चौथ वाले दिन सुंदरी ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। उस दिन वो बाजार में करवा चौथ के लिए कुछ सामान खरीद रही थी। भाई साहब, ये करवा कैसे दिया? अरे कौन बोल रहा है, सामने आओ। अरे भाई साहब, मैं हूँ। मैं आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? अरे तो थोड़ा धूप में खड़ी हो जाओ, तुम इतनी काली हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपकी दुकान से करवा लेना ही नहीं है। इतना कहकर सुंदरी वहां से जाने लगी। तभी वहां पर उसके पड़ोस की कुछ औरतें आ गई। अरे तुझे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए किसने कह दिया? तू इतनी बदसूरत और काली है, इससे अच्छा तो तेरे पति की उम्र लंबी ना हो तो ही अच्छा है। अरे छोड़ो बहन, इस काली औरत के मुंह ही लगना बेकार है। इतना बोलकर औरतें वहां से चली गई। सुंदरी को इस तरह के ताने हर रोज सुनने पड़ते थे, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सुंदरी दूसरी दुकान पर गई और सारा सामान लेकर घर वापस आ गई। कहाँ गई थी कल मुही? सासू माँ, मैं बाजार गई थी। मैं आपके लिए भी सामान ले आई हूँ। तुझे किसने कहा था कि मेरा सामान ले आना? मैं तेरी जैसी कलंकिनी औरत के हाथ से कोई सामान नहीं ले सकती। मैं अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही हूँ, अपने लिए सामान मैं खुद ले आऊंगी। रोशनी बेटा, तैयार हो गई? जल्दी चल। इतने में वहां पर सुंदरी की ननद रोशनी आ गई। माँ, इस काली औरत को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। इसे देखकर जब भी मैं किसी काम के लिए बाहर निकलती हूँ मेरा दिन खराब हो जाता है। रोशनी, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? मेरी शक्ल भी तो तुम सबकी तरह नॉर्मल ही है, मेरा रंग ही तो काला है। अरे मुझसे बहस मत करो भाभी, जाओ जल्दी से अपने कमरे में जाओ। अपने ससुराल वालों के ताने सुनकर सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। तभी वहां पर सुंदरी का ससुर आ गया। तुम दोनों उस बेचारी के साथ इतना गलत बिहेव क्यों करती हो? आज के समय में भी तुम लोग गोरे और काले में भेदभाव करती हो। अरे भगवान कृष्ण का रंग भी काला था, काली माँ का रंग भी काला है, तो क्या तुम उनसे भी नफरत करती हो? देखो, तुम उसकी तुलना भगवान से तो करो ही मत। हमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। पता नहीं रोहन को इस कलूटी में क्या दिख गया। माँ, अब जल्दी से चलो वरना भाभी फिर बाहर आ जाएंगी। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सामान लेने बाजार चली गई। इधर सुंदरी अपने कमरे में बैठकर अकेली रो रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर उसका पति रोहन आ गया। अरे मेरी सुंदरी रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। आज मेरा पहला करवा चौथ है ना, बस यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है सुंदरी। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके दिल की बात भी अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। पक्का माँ और रोशनी ने तुम्हें कुछ कहा होगा। अरे वो सब छोड़िए ना, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आप आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तुम भी कमाल करती हो सुंदरी। अरे आज तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, तो क्या मैं छुट्टी लेकर जल्दी घर नहीं आ सकता? और वैसे भी आज मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम अकेले ही भूखी क्यों रहो? अरे आपको व्रत रखने की क्या जरूरत थी? सुंदरी, तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, तो मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रख लिया। इसमें गलत क्या है? अपने पति का इतना प्यार देखकर सुंदरी सारा दुख भूल गई। बहुत ही खुशी खुशी वो सारा काम करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई और सभी लोग तैयार हो गए। भाभी, तुम चाहे जितनी अच्छी साड़ी पहन लो, रहोगी कलूटी ही। सासू माँ, मैं छत पर ही जा रही हूँ, जैसे चांद निकल आएगा मैं आपको बता दूंगी। तू चांद को मत ही देखना, वरना चांद को भी नजर लग जाएगी। अब इतना अच्छा सा सुंदर चांद दिखता है, तेरी नजर पड़ते ही वो भी काला हो जाएगा। तभी वहां पर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई। यार, तूने अपनी बहू को करवा चौथ में मायके क्यों नहीं भेज दिया? हर साल हम सब तेरी छत पर पूजा करते हैं, इस बार इस काली औरत का चेहरा भी देखना पड़ेगा। तभी वहां पर रोहन की मौसी आ गई। उन्हें देखते ही सुंदरी ने उनके पैर छुए। खुश रहो बहू, और तुम लोग क्या कह रही हो? इस काली औरत का मुंह देखना पड़ेगा। चुपचाप अभी इस घर से निकल जाओ और अपने छत पर पूजा करो जाकर। हमारे घर आकर हमारे परिवार की बुराई मत करो, वरना किसी दिन तुम सबके मुंह पर ऐसी कालिक पोत दूंगी कि दोबारा गोरी नहीं हो पाओगी। कुत्ते भी नफरत करने लगेंगे तुम जैसों की शक्लें देखकर। तू हमारे पड़ोसियों से किस तरह से बातें कर रही है? हैं? तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? तमीज का क्या मतलब है? तमीज सिखाने की जरूरत इन औरतों को है, दूसरों की बहू बेटियों की बुराई करती रहती हैं। अरे तो इन लोगों ने क्या गलत कह दिया? मुझे भी इस औरत का काला चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम लोग कहीं नहीं जाओगी। तुम सब मेरी छत पर ही पूजा करोगी हर बार की तरह। तभी वहां पर रोहन और रोहन के पिताजी तैयार होकर आ गए।
अरे मौसी, आप कब आ गई? जल्दी चलिए, चांद निकल आया है। खैर, सारे लोग छत पर चले गए। चांद बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। चांद की चांदनी से सारा जग रोशन हो चुका था। सुंदरी ने सबसे पहले छलनी से चांद को देखा, उसके बाद उसकी सास ने, फिर मौसी ने। सुंदरी, चांद को ही निहारती रहोगी क्या? अपने इस चांद को भी देख लो। धीरे धीरे बोलो, ससुर जी यहीं खड़े हैं, क्या सोचेंगे। सुंदरी ने जैसे ही छलनी रोहन की तरफ की, वैसे ही सुंदरी का रंग काले से गोरा हो गया। अब सुंदरी बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और वो औरतें सब काली हो गई। सुंदरी, ये तो चमत्कार हो गया। तुम काली से बिल्कुल गोरी हो गई। तुम्हारा नूर तो चांद से भी ज्यादा चमक रहा है। तुम तो बहुत सुंदर लगने लगी सुंदरी। ये चमत्कार कैसे हो गया? माँ, ये क्या हो गया? आप तो बिल्कुल काली हो गई। अरे कोई इस लड़की को भी बता दो, ये बेचारी भी काली हो गई। रोशनी, जा नीचे जाकर आईना देख, तू भी काली हो गई है। रोहन बेटा, कहीं मैं तो काली नहीं हुई? नहीं मौसी, आप तो गोरी की गोरी ही हो। पर अचानक माँ को, रोशनी को और आंटियों को क्या हो गया? ये सब अचानक काली कैसी हो गई? कहते हैं ऊपर वाला सबके कर्मों का फल देता है, लेकिन इतनी जल्दी दे देता है ये नहीं पता था। अब तुम सब जल्दी से मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे काला रंग देखकर घिन आती है। रोशनी, चल हट जा मेरे सामने से। मौसी, आप क्या कह रही है? क्यों, अब क्या हुआ? तुम लोग भी तो बहू से इसी तरह बात करते थे, तब नहीं सोचा उसे कैसा लगता होगा। भगवान ने जो भी किया है अच्छा ही किया। हमेशा बहू के काले रंग का मजाक उड़ाया करती थी ना। देखो ऊपर वाले का कमाल, बहू चांद की तरह चमकने लगी और तुम लोग काली रात की तरह काले हो गए। अब जब सभी लोग तुम सबका मजाक उड़ाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सुंदरी के दिल पर क्या बीतती होगी उस समय। तभी अचानक चांद बोलने लगा। तुम सब लोग शांत हो जाओ। लोग मुझे चंदा मामा कहते हैं। सभी लोग सुंदरी के काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना, इसलिए अब कुदरत ने उसे हमेशा के लिए गोरा बना दिया है। सुंदर तो वो पहले से ही थी। तुम सब बाहर से भले ही गोरे थे, लेकिन दिल के बहुत काले थे, इसलिए तुम सबका असली रंग अब बाहर आ गया। अब जो जैसा अंदर से था वैसा बाहर से हो गया। सुंदरी दिल से सुंदर थी तो बाहर से भी सुंदर हो गई। तुम सब दिल के काले थे, इसलिए बाहर से काले हो गए। प्रभु, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। अब हमें समझ आ रहा है कि बहू के ऊपर क्या बीतती होगी। बहू, तू तो बहुत सुंदर है, हमें माफ कर दे बहू। आज से हम गोरे और काले में भेदभाव नहीं करेंगे। सासू माँ, रोशनी आंटी, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों के काले रंग की वजह से मैं कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। जितनी इज्जत मैं पहले आप लोगों की करती थी, उतनी ही अब भी करूंगी। देखा माँ, आप मुझसे हर वक्त यही कहा करती थी ना कि मैंने इस काली औरत को क्यों पसंद कर लिया। आज आपको पता चला कि मैंने इसका रंग देखकर नहीं, बल्कि दिल देखकर पसंद किया था। चंदा मामा, हमें हमारा गोरा रंग वापस कर दीजिए। ये सब आप लोगों को किसी काले इंसान का मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब से ये रंग कभी वापस नहीं हो सकता। आप सब इसी काले रंग के साथ अपनी जिंदगी जियोगे। कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो मजाक भी आप लोगों को सहना पड़ेगा, जिस तरह सुंदरी ने सहा। अगले करवा चौथ तक अगर मुझे लगा कि अंदर से आपका दिल साफ हो चुका है, तो आप बाहर से भी गोरी हो जाओगी। उस दिन के बाद से सुंदरी की सास और उसकी ननद रोशनी सुंदरी की बहुत तारीफ करने लगे। हर काम में उसकी मदद करने लगे। सास और ननद जब भी बाहर जाते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सास और ननद ने इसी रंग के साथ जीना स्वीकार कर लिया। रोहन बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि काले रंग में भी खूबसूरती होती है। मैं जब भी आईने में देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कभी नहीं चाहती कि मैं गोरी हो जाऊं। मुझे यही रंग पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते गए और पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ आ गया। इस बार जब सभी ने चंदा मामा की पूजा की, तब उसकी सास और ननद एक बार फिर से गोरे हो गए। अब सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। प्रिया और सुप्रिया 2 बहनें थीं। दोनों की उम्र अभी सिर्फ 10-12 साल की थी। करवा चौथ का दिन था, इसलिए दोनों बहनें छत पर खड़ी होकर चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। दीदी, ये चांद कब निकलेगा? तू ऐसा कर, मुझे जोर से धक्का मार। इतनी तेज धक्का मारना कि मैं सीधा चांद पर पहुंच जाऊं। फिर मैं चांद से पूछकर तुझे बता दूंगी कि वो कब निकलने वाला है। दीदी, अब तो हर वक्त मजाक ही करती रहती हो। अरे वो देखो, चांद निकल आया।
दोनों बहनें भागकर नीचे गईं। मम्मी पापा चांद निकल आया, जल्दी चलो। सब लोग छत पर आ गए। प्रिया की माँ छलनी से चांद को देख रही थी। उसके बाद अपने पति का चेहरा देखने लगी। दीदी, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी ऐसे ही चांद को देखा करेंगे छलनी से। तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, ये सब बातें मत करो और जल्दी से नीचे चलो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सब लोग नीचे आ गए। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन प्रिया के पिता का प्रमोशन हो गया और वो सबको लेकर घूमने मनाली चले गए। सब लोग पहाड़ी पर घूम रहे थे। तुम लोग बार बार मेरा हाथ छोड़कर इधर उधर क्यों घूम रही हो? जरा सा पैर फिसल गया ना, सीधा नीचे गिरोगी। उसके इतना बोलते ही सुप्रिया का हाथ छूट गया और वो बर्फ में फिसलते फिसलते नीचे खाई में गिर गई। जहां अभी तक सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, अचानक कहानी में एक नया मोड़ आ गया। उनके माँ बाप को और प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला। देखिए, नीचे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज तो मिली है, लेकिन सबका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। नीचे बर्फ की नदी भी बहती है, पानी इतना ठंडा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। मम्मी, अब दीदी कभी नहीं मिलेंगी क्या? किसी तरह प्रिया के पिता ने सभी को संभाला। वो लोग वहां पर महीनों रहे। छानबीन की गई, लेकिन सुप्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब उन लोगों ने मान लिया कि सुप्रिया ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। खैर, कुछ महीनों बाद वो लोग घर वापस आ गए और अपनी एक बेटी के सहारे जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे 15 साल बीत गए। प्रिया बड़ी हो गई, लेकिन हर वक्त वो अपने पास सुप्रिया की बचपन वाली तस्वीर लिए रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक झोपड़ी के अंदर एक बाबा को देखते हैं। उनके साथ एक लड़की थी। अरे बिटिया, देखो बाहर कुछ लोग आए होंगे, उन्हें अंदर ले आओ। आप लोग सब लोग अंदर चलिए, बाबा बुला रहे हैं। बाबा मनाली की पहाड़ी इलाके में रहते थे। वो एक वैद्य थे जो लोगों का इलाज किया करते थे। बाबा ने सभी का इलाज किया और घर वापस भेज दिया। रात में, बेटिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे जीने का सहारा मिल गया। बाबा, मैं जानती हूँ कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना। हाँ बेटिया, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। अब तुम्हारी भी जल्दी से शादी कर देता हूँ। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वैसे बेटिया, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। क्या अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? नहीं बाबा, मैं बस कभी कभी सपने में देखती हूँ कि मैं बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिया का कॉलेज में आखिरी दिन था। कॉलेज के बाहर एक लड़का पानीपुरी का ठेला लगाता था। भैया, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। आज से हमारा कॉलेज खत्म हो गया है। आप लोग हर रोज छुट्टी के बाद मेरे हाथ का पानीपुरी खाते थे। मुझे भी आप लोगों की आदत हो गई थी। अब आप लोग जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं भी अब कल से यहाँ नहीं दिखूंगा। अरे भैया, आप हमारी वजह से अपना काम धंधा मत छोड़िए। नहीं, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता की निशानी हमारा गांव है। अब मैं अपने गांव में जाकर ही धंधा करूंगा। खैर, उस लड़के राहुल ने प्रिया और उसके सभी दोस्तों को पानीपुरी खिलाई और सबसे विदा लेकर अपने गांव वापस आ गया। राहुल के गांव वाला घर भी वहीं था, जहां पर सुप्रिया उन बाबा के साथ रहती थी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वो बाबा के पास पहुंच गया। कौन है आप? कोई बीमारी है आपको? दरअसल मैं 15 साल बाद इस गांव में वापस आया हूँ। इतने में वहां पर बाबा आ गए। कौन हो बेटा? बाबा, मैं राहुल। आप गजोधर को तो जानते ही होंगे, इसी गांव में रहते थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे राहुल बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। छोटे से थे तब तुम पानी पूरी बेचा करते थे। आओ, अंदर आओ। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुप्रिया बड़े ही प्यार से राहुल और बाबा के लिए चाय बनाकर लाई। अब राहुल अक्सर बाबा से मिलने आता रहता और सुप्रिया से भी ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन राहुल ने बाबा से कहा, बाबा, यहाँ पर धंधा कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। लगता है मुझे फिर से शहर जाना पड़ेगा। बिटिया, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे राहुल से जरा बात करनी है। जी बाबा। सुप्रिया बाहर चली गई। राहुल बेटा, ये लड़की मेरी कोई नहीं लगती, फिर भी मेरी बहुत सेवा करती है। तुम्हें तो पता ही है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। पास ही के नदी में ये मुझे बहती हुई मिली थी। इसकी सांसें चल रही थी तो मैं इसे ठीक कर दिया, लेकिन ये अपना पास्ट भूल चुकी है। मेरी भी अब उम्र हो चुकी है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि शादी कर दूं। हाँ बाबा, कोई लड़का देख लीजिए।
मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। भला तुमसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा, और तुम्हें भी उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। बाबा, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बार सुप्रिया से भी पूछ लीजिए। रात में बाबा ने इस बारे में सुप्रिया से भी बात की। सुप्रिया ने भी शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह कुछ ही दिनों में राहुल की शादी सुप्रिया के साथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया की भी शादी विनोद के साथ हो गई। विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। सुप्रिया, अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। और सुप्रिया, तुम अपने बाबा से कहो ना कि वो भी हमारे साथ चलें। बाबा को तो हम वैसे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हम तीनों एक साथ रहेंगे। बार बार जिद करने के बाद बाबा मान गए। तीनों लोग शहर वापस आ गए। राहुल ने जहाँ किराए पर कमरा लिया, उसके जस्ट बगल वाला घर प्रिया का ससुराल था। प्रिया ने जब राहुल को देखा तो वो बहुत खुश हुई। अरे राहुल भैया, आप वापस आ गए? हाँ बहन, वहाँ पर काम अच्छा नहीं चल रहा था। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी भैया? बहन, आपको देखकर लग रहा है कि आपकी शादी हो गई है। हाँ, मेरी शादी हो गई है और यही मेरा ससुराल है। आप यहाँ पर थे नहीं, वरना मैं आपको शादी का कार्ड जरूर देती। आप बताइए, क्या खुशखबरी देने वाले थे? बहन, मैंने भी शादी कर ली है। मुझे भाभी से नहीं मिलवाएंगे? अरे क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आओ अंदर चलिए। राहुल प्रिया को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ गया। प्रिया और सुप्रिया आमने सामने थीं, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि ये दोनों सगी बहनें हैं। ये मेरे बाबा है और ये है मेरी पत्नी। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बैठो भाभी, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। वैसे भाभी, आपका नाम क्या है? बाबा ने मेरा नाम सुप्रिया रखा था, तब से लोग मुझे सुप्रिया बुलाते हैं। ये नाम सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या हुआ बहन? सुप्रिया के मुंह से बहन शब्द सुनकर प्रिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसी वक्त उठकर अपने घर वापस आ गई। राहुल, इन्हें अचानक क्या हो गया? पता नहीं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो इस तरह सुप्रिया राहुल के साथ अपनी जिंदगी गरीबी में जीने लगी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक रोज करवा चौथ का दिन आ गया। सुप्रिया उस दिन प्रिया के घर आई। आइए आइए सुप्रिया जी, आप तो पहली बार हमारे घर आई हैं। इतने में वहाँ पर प्रिया आ गई। अरे भाभी, आज हमारे घर कैसे? अरे प्रिया, आज करवा चौथ है। हमारा मकान मालिक छत पर जाने नहीं देता, तो क्या मैं तुम्हारी छत पर आज रात पूजा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? सुप्रिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। रात हो गई और सभी लोग प्रिया की छत पर इकट्ठा हो गए। प्रिया और सुप्रिया छलनी से चांद को देख रहे थे। तभी अचानक सुप्रिया बेहोश होकर गिर गई। रुको, मैं देखता हूँ। किसी तरह सुप्रिया को होश आ गया। सुप्रिया जोर जोर से रो रही थी। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बाबा, बाबा, मुझे सब याद आ गया। जब मैं चांद को देख रही थी ना, उसी वक्त मुझे सब याद आ गया। मुझे बचपन का वही सीन याद आ गया जब मैं अपनी बहन के साथ चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा था कि जब हम लोग भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही चांद को देखेंगे। इतना सुनते ही प्रिया हैरान हो गई। पर ऐसा तो मैंने अपनी दीदी से कहा था। बाबा, कौन है ये? बेटा, ये तो मुझे बर्फ की झील में तैरती हुई मिली थी। इसकी सांसें चल रही थी तो मैंने इसका इलाज किया, लेकिन इसकी याददाश्त चली गई थी। पर आज लगता है इसे सब याद आ गया। तभी प्रिया ने सुप्रिया की बचपन की फोटो उसे दिखाई। सुप्रिया, वो तेरी छोटी बहन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। उसने प्रिया को अपने गले लगा लिया। अगले ही दिन प्रिया ने अपने को बुलाया। उसके माता पिता सुप्रिया को दोबारा पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद सुप्रिया के पिता ने राहुल का बहुत बड़ा ढाबा खुलवा दिया और वो भी अमीर हो गया। अब सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि उसकी बिछड़ी हुई 15 साल पुरानी बहन वापस मिल गई थी।